नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आखिरकार 2 दिनों की लंबे जद्दोजहद के बाद, तमाम कोशिशों के बाद भी महिला आरक्षण संबंधित संविधान संशोधन पारित नहीं हो पाया। विपक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि पक्ष में महज 298 वोट, जो एनडीए के टोटल गणित से केवल 5 वोट, 5 सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। तो वहीं पे जो बहुमत, जो 2/3 बहुमत का जादुई आंकड़ा था, उससे काफी पीछे एनडीए रह गई। जो इससे संबंधित संविधान संशोधन था वो पारित नहीं हो पाया। जिसके बाद सदन की अगर तस्वीर आपको बताएं तो बीजेपी की, एनडीए की महिला सांसद थी, वो द्वार पे आके भवन के, संसद भवन के, और वहां पे उन्होंने विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की, हाथों में तख्ती लेके आई कि महिला आरक्षण के खिलाफ जो विपक्ष है, इसका हर्जाना उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। लेकिन संख्या बल की माने या जानकारों की माने तो पहले दिन से लगभग ये कमोबेश स्पष्ट था कि ये संशोधन शायद पारित ना हो, क्योंकि संख्या बल से 67 वोट एनडीए के पास कम है। तमाम कोशिशें की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों में बोलते हुए क्रेडिट भी विपक्ष को देने के लिए वो राजी हुए कि हम क्रेडिट विपक्ष को दे देंगे, लेकिन बावजूद उसके विपक्ष अपने बातों पे अड़िग रहा और विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए जब मतदान की बारी आई, डिवीजन की बारी आई, तो 230 वोटों के साथ ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कहा इस प्रस्ताव के गिरने के बाद, वो पहले आपको सुनवाते हैं। भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्य दिन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। ये आपने सुना कि ओम बिरला ने क्या कहा। लोकसभा के अध्यक्ष, उन्होंने जानकारी दी कि पक्ष में कितने और विपक्ष में कितने वोट पड़े, और उसके बाद नियमतः जो है इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए प्रस्ताव खारिज किया गया। बल्कि 2 जो प्रस्ताव इसके अलावा, महिला आरक्षण से संबंधित जो प्रस्ताव थे, इसके अलावा जो 2 प्रस्ताव थे, उसे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने वापस ले लिया। अब इस पे भी, क्योंकि डिवीजन में ये बात तय हो गया कि सत्ता पक्ष के पास वो बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं है, तो दोनों बिल उन्होंने वापस ले लिया। चलिए, इसका लब्बो-लबाब छत्तीसगढ़ की राजनीति पे, प्रदेश की राजनीति पे और पूरा सिनेरियो देश पे क्या होगा, इस पे करते हैं चर्चा। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वासु शर्मा है, युवा नेता है, प्रवक्ता है। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी साहब है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत हो या देश की सियासत, पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर जी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, 528 की उपस्थिति में 352 का आंकड़ा चाहिए था, जो 298 में सिमट गया। मतलब बहुमत से बिल के पारित होने से 54 कम। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए डॉक्टर साहब, आंकड़ा तो सत्ता पक्ष के पास था ही नहीं। बहुमत के लिए जितने चाहिए थे, उसमें 67 जो मत को मैनेज करना बहुत ही कठिन काम था। और 5 भले ही वोट उनको अपनी संख्या से ज्यादा मिले हैं, लेकिन 67 अंक का फासला जो तय करना, वो बहुत कठिन काम था। और बीजेपी इस बिल को, या एनडीए कह लीजिए, इस बिल को जिस तरीके से लेकर आई आनन फानन में,
वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो उनकी कोई बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत इस बिल को लाया गया, परिसीमन को उसमें जोड़ दिया गया। महिला बिल की बात होती तो सिर्फ महिला बिल को अकेले ही रखना था, उसके लिए कोई भी जो पार्टी विरोध नहीं कर रही थी, लेकिन क्लब किया गया, तीनों बिल एक साथ पेश किए गए और फिर मालूम था वोट डिवीजन में उनको हार मिलनी तय है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद सदन में, दोनों ही सदन में कहा कि हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं, विपक्ष को क्रेडिट देने को तैयार था। उसके बावजूद विपक्ष ने, ये पहली बार उनके पास मौका आया था सरकार को पटकनी देने का, उससे वो चूके नहीं। एक बात विपक्ष की भी तारीफ करना पड़ेगा कि विपक्ष ने इस बार जो है पूरी सोची समझी रणनीति के तहत अपने आप को एक रखा, फूट कहीं पड़ने नहीं दी और सरकार को पटकनी देने में वो सफल रहे। अब जो आगे जो होना है वो फिर बात आएगी वहीं आधी जो दुनिया है, महिला शक्ति है, मात्र शक्ति वंदन है और महिला वोट बैंक है। अब महिला वोट बैंक पर जो है उनके हितैषी होने और उनके शुभचिंतक होने या उनके विरोधी होने की जो है बयानबाजी शुरू होगी और सारा खेल जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, इसमें कुछ जगह हो गई है वोटिंग, वहां पर भी ध्यान रखें। वासु जी, एनडीए केंद्र सरकार की एक मंशा थी कि महिला आरक्षण संबंधित जो संशोधन विधेयक है वो पारित करा लिया जाए। कोशिशें की गई, 21 घंटे लोकसभा में चर्चा हुई, देर रात तक चर्चा हुई, बावजूद उसके विपक्ष डिगा नहीं, विपक्ष अडिग रहा अपनी बातों पे और अंततः परिणाम सबके सामने है कि 298 बनाम 230। कैसे देखते इसे? देखिए अवधेश भैया, ये बीएस सिर्फ एक बिल नहीं था, भारत की बेटियों का भविष्य था। विपक्ष ने इसे खारिज करके यानी वोट ना देके साबित कर दिया उनको महिलाओं का अधिकार नहीं चाहिए, केवल सत्ता चाहिए। कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन जब आज मौका था महिलाओं को, आधी आबादी को हक देने का, तो कांग्रेस के नेता और उनके इंडिया गठबंधन सो कॉल्ड वो सारे लोग ने आज विपक्ष में वोट किया। आज सारी महिला देख रही है अवधेश जी, पूरे देश की महिला देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अधिकार देने की बात कर रही है तो कांग्रेस पार्टी और उनके संगठन के लोग उसके विरोध में वोट कर रहे हैं। देश की महिला देख रही है, क्योंकि आज इतिहास रचने का दिन था। आज इतिहास, कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ सम्मिलित होकर, यानी देश के साथ सम्मिलित होकर आज महिलाओं को अधिकार देने की बात करती। जैसा आपने भी कहा, वरिष्ठ पत्रकार मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्पष्ट किया था कि आप क्रेडिट ले लीजिए, आप क्रेडिट की कोई राजनीति है, हमको 2000। अच्छा मोहन जी, सबसे बड़ी बात है अवधेश जी, यही कांग्रेस पार्टी जब इससे पहले महिला आरक्षण बिल लेके आया तो राहुल गांधी जी, आपने भी सुना होगा, तो राहुल गांधी जी कहते नजर आए थे कि 2029 से लागू कीजिए, क्यों लाव लपेट कर रहे हैं। तो अब जब 2029 से लागू करने के लिए सारी प्रक्रिया की गई, उसके बाद अब फिर ये कह रहे हैं कि ना, यानी पलटी मार राजनीति कब तक करेंगे राहुल गांधी। ये स्पष्ट है कि कांग्रेस कभी महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहती थी, तभी 50 साल से देश में राज कर रही कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुध नहीं ली। और आज ये स्पष्ट हो गया है कांग्रेस के जो इस प्रकार के रवैये से, ये देश की महिला ये क्या जवाब देंगे जब अभी जैसे 5 राज्यों में चुनाव है और भी चुनाव होने देश में, ये महिला इनसे सवाल पूछेगी कि हमारी अधिकार की जब बात आई तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे खिलाफ वोट क्यों किया। तो कांग्रेस को ग्राउंड में जाके महिलाओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है वासु जी, एक दर्शकों को थोड़ा सा भ्रम ना हो जाए, मैं एक स्पष्ट कर देता हूं। 20 सितंबर 2023 वो तारीख थी जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पारित हुआ था। कुल 454, अनिल जी आप मेरी बातों को, संख्या को जब कुछ समझिएगा, कुल 454 समर्थन में प्रस्ताव वोट पड़े थे, केवल 2 विरोध में थे। ये कानून 2023 में पारित हो चुका है, देर रात नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ये संविधान संशोधन से जोड़ के जब सामने लाया गया तब विपक्ष ने इसका विरोध किया। 20 सितंबर 2023 को 33% आरक्षण को लागू करने का जो विधेयक था वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास करा लिया गया था। अजय जी, बावजूद इसके, मैं यही से बात आगे बढ़ाता हूं, बावजूद इसके कांग्रेस महिला विरोधी है, बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक आपके माथे पे ठीकरा फोड़ रही है, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कितना भी दुष्प्रयास करे कि कांग्रेस पार्टी को महिला विरोधी बात कर रहे हैं। मैं देखो 3 से 4 उदाहरण आपको दे दूं। सबसे पहले 2010 में 9 मार्च 2010 में हमारी कांग्रेस की सरकार ने राज्यसभा में इसको पारित किया, लोकसभा में विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इसको रोका। उसके बाद मई 1989 में माननीय राजीव गांधी जी ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 की बात की, जो उस समय राज्यसभा में पारित हुआ, फिर लोकसभा अटका। लेकिन हमारी कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा सरकार ने 1993 में
सर्वसम्मति से पंचायतों में और नगर पालिका में 1/3 आरक्षण को लागू किया, जिसका नतीजा लगभग पूरे देश में 15 लाख से अधिक जो है महिला प्रतिनिधि पंचायतों और नगर पालिकाओं को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और माननीय सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन के रूप में यूपी में लगातार देश की संसद में प्रयास किया कि महिला आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे विपक्ष में लगातार विरोध करते रहे। दोहरा चित्र देखिए, यू टर्न लेने की बात करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपने खुद इस बात पर मंडलिंग किया, मैं भी आपके साथ मंडलिंग कर दूं। 20 सितंबर 2023 को कांग्रेस पार्टी था पूरे विपक्ष, आपने खुद अंडरलाइन किया, 454 लोग समर्थन करते, मात्र 2 लोग विरोध थे। तो इकलौता महिला आरक्षण विधेयक आया जो सीधा 50% महिला की भागीदारी की बात थी, हमने समर्थन किया और पारित किया। 2026 तक आप उसको लागू नहीं करते। एक और चीज ऐड कर देता हूं आपको। राज्यसभा में, अनिल जी सुनिएगा, राज्यसभा में 214 समर्थन में 2023 की बात कर रहा हूं और 0 विरोध में, मतलब सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था अधिनियम। देखिए अजय जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आप खुद कह रहे हैं कि राज्यसभा में 214 में 214, मतलब 100% विपक्ष ने समर्थन किया, और अगर लोकसभा की बात करूं 454, मतलब 98% से ज्यादा लोगों ने समर्थन किया। तो 2023 में कारण क्या था कि इकलौता महिला आरक्षण विधेयक लाया गया। इस बात का विरोध 3 कारण प्रमुख रूप से है। आप महिला आरक्षण विधेयक के साथ साथ परिसीमन लागू कर रहे हैं और महिला आरक्षण को परिसीमन में फायदा उठाने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। अगर इकलौता महिला आरक्षण विधेयक लाया गया होता तो फिर से समर्थन होता, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 2011 में जनगणना हुई, आज 2021 में जानबूझकर जनगणना को लागू नहीं किया जा रहा है। भाई आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, 33% की बात कर रहे हैं, तो वास्तविक आंकड़े आने तो जरूरी है ना कि महिला के आंकड़े कितने हैं, ओबीसी के आंकड़े कितने हैं। आप लगातार जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, तो जनगणना के आधार पर सही तथ्य से आंकड़े आने के बाद लागू करना चाहिए। ये तो राजनीतिक फायदा उठाने की बात है। अजय जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन सवाल बना हुआ है कि साहब जब बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक कहेगी ना कि कांग्रेस इसके विरोधी है, महिला विरोधी, तो लोगों को मानना पड़ेगा। जनता जानती है सब चीजों को। बिल्कुल, मैं लौटता हूं। वासु जी, कांग्रेस दावा करे साहब कि हमने जब ये अधिनियम आया तब राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक भरपूर साथ दिया गया। अब आपकी मनसा खराब थी अभी इस बार के संशोधन में, इसलिए कांग्रेस या विपक्ष का साथ नहीं मिला। जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, ये कह रहे हैं महिला आरक्षण 2030 में, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये उसमें सपोर्ट में बिल पड़ा था, सपोर्ट में सब लोग ने साथ दिया था। लेकिन आज क्या बोला गया, ये आड़ लेके, ये परिसीमन और डिमोलाइजेशन का आड़ लेके कांग्रेस पार्टी बचने के फिराक में है। और क्यों है? क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने सारा कच्चा चिट्ठा संसद भवन में खोल दिया कांग्रेस का, और वहां पर बताया कि भाई जब हम 2011 के जनगणना के अनुसार 2029 में महिलाओं को अधिकार मिल जाए, इसलिए बिल लेके आए। और संविधान संशोधन बिल इसलिए जरूरत है क्योंकि 2 मिनट सुन लो, अरे आप सुन लो ना, पहले आप सुन लो, आप 50 साल से नहीं कर पाए। देखिए जब 544 सीट हुआ था तब कितनी आबादी देश की थी? अमित शाह जी ने बताया 70 करोड़ के आसपास की आबादी थी। आज यानी 2026 में हम खड़े हैं, 140 करोड़ की आबादी देश में है, लेकिन सांसदों की संख्या वही है। कांग्रेस ने इसको बार बार टाला। ये देश की जरूरत है कि सांसदों की संख्या बढ़े। तभी कई सांसद ऐसे अवधेश जी की रायपुर लोकसभा का ही हम उदाहरण ले लें, ऐसे इलाके दूर दूर तक फैले कि सांसद पहुंच नहीं पाता वहां तक। तो लगभग 18 लाख मतदाता और 30 लाख जनसंख्या। बिल्कुल वही कह रहा हूं। तो इसको सुधार करने के लिए इनका एक और नैरेटिव था कि दक्षिण का इसमें कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, सीटें कम हो जाएगी। आपने और सबने आज लोकसभा देखा होगा, जब केसी वेणुगोपाल ने एक सवाल उठाया कि आप अगर 50% आप बिल में लिख देते हैं और आप बिल को लाते हैं तो हम इसका समर्थन करेंगे। तो अमित शाह जी ने कहा, ओम बिरला जी साहब 1 घंटे के लिए संसद बंद कर दीजिए, उसके बाद अगर आप बोलेंगे मैं 1 घंटे में पेपर तैयार करके लाता हूं, आप जैसा बोल रहे हैं आपके हिसाब से हो जाएगा। तो उसमें क्या दिक्कत है? जब कांग्रेस पार्टी कह रही है, उनके नेता कह रहे हैं, कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने में आप कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? जब आपके हिसाब से हम काम करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल एक है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना था और 2029 में मिल जाए, तो इससे अच्छा क्या मौका था कि महिलाओं का आरक्षण। और कुछ एक बात और कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि पंचायत में राजीव गांधी जी ने और सारे लोगों ने दिया, हम भी स्वागत करते हैं, अच्छी बात है आपके नेताओं ने दिया, लेकिन कभी उनको विधानसभा लोकसभा में जाने का मौका 40% नहीं मिला। क्योंकि जहां पर रणनीति बनती है, देश के लिए विकास की योजना बनती है, उसमें भागीदारी महिलाओं की क्यों नहीं हुई? ये सवाल महिलाएं पूछ रही हैं आपसे। ठीक है वासु जी, अजय जी फिर अभी आंकड़े गिनाएंगे कि साहब छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 19
विधायकों की संख्या है, महिला विधायकों की, जिसमें कांग्रेस की संख्या ज़्यादा है भाजपा की तुलना में। मैं लौटता हूँ। खैर अजय जी आप जवाब दे दीजिए, फिर अनिल जी के पास जाऊंगा। कुल मिला के कांग्रेस महिला विरोधी है, ये अगर आप नहीं मानेंगे तो साबित कर दिया जाएगा। देखिए बहुत स्पष्ट है, देश की जनता, देश की महिलाएं बहुत अच्छे से जानती है। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से महिला आरक्षण का समर्थन किया, चाहे हमारी माननीय यूपी की चेयरमैन सोनिया गांधी लगातार संसद में बात रखी, यही भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करती रही। मैंने स्पष्ट रूप से अंडरलाइन किया कि पंचायत और नगर पालिका में भी इसको लागू किया गया। देखिए महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का एक ही विरोध है, आप इकलौता महिला आरक्षण विधेयक लाते तो इस बार भी सर्वसम्मति से पारित होता, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के लिए नारी बंधन जो विधेयक था वो सिर्फ दिखावा था, एक राजनीतिक पाखंड था। पीछे के जो रास्ते पे लोकतंत्र की हत्या जो है परिसीमन के माध्यम से दुष्प्रयास किया जा रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात मेरे छोटे भाई अंडरलाइन कर रहे हैं, हम किसी प्रकार से संसद की सीटें बढ़ाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो परिसीमन लागू कर रहे हैं उसकी नियत नीति मंशा स्पष्ट हो, लोकतंत्र का गला घोटने का दुष्प्रयास नहीं किया जाए। अवधेश जी नियत हो सकता है, वो तो स्पष्ट रूप से बिल में लिखा हुआ है। देखिए नियत हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ उससे तैयार थे। बात थोड़ी कंप्लीट करनी चाहिए। देखिए महत्वपूर्ण बात है, उत्तर और दक्षिण के जितने राज्य थे वो लगातार ये बात अंडरलाइन कर रहे थे, वो इनकी जो प्रणाली थी परिसीमन की, जिस आधार पर परिसीमन किया जा रहा है, देखिए जनगणना जनसंख्या को आधार बनाया जा रहा था। एक मैं अंडरलाइन थोड़ा सोचता है, जो परिवार कल्याण के जो सिस्टम था सबसे ज्यादा उसको पढ़े लिखे दक्षिण के राज्यों ने फॉलो किया, जिसका नतीजा की जनसंख्या कम है, उसके आधार पर अगर परिसीमन किया जाता दक्षिणी राज्यों को सीधा नुकसान होता। तो आपकी देखिए लगातार दावे किया और मैंने सुना कि जो सीटें ऑलरेडी उसका 50% ऐड किया जाएगा, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा, कितना सच में नहीं जानता। मैं इस पर उसे कहना चाहता हूं, अगर परिसीमन लागू करना है, आप कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेताओं को एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सही ढंग से नियत नीति मंशा दिखाइए, उसके आधार पर लागू करिए। ठीक है, छोटी सी बात, एकदम छोटी सी, मैं अनिल जी के पास जाऊं। यही राहुल गांधी अवधेश जी आपने सुना होगा, हमेशा एक बात कहते आए हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो आज क्यों इस बात से पलट गए राहुल गांधी जी? अरे भाई जिसकी जितनी आबादी है, जिसकी आबादी का हक, आप दक्षिण और उत्तर को क्यों बांट रहे हैं? सवाल ये है, दक्षिण उत्तर को भारत एक है, भारत एक है भाई। तो अपन आप पाखंड, आप जो है महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, आपका चेहरा ठीक है वासु जी मैं लौट रहा हूँ, अजय जी लौट रहा हूँ, मैं अनिल जी का जब बुक कर लेता हूँ। अनिल जी, संख्या बल के आधार पे तय हो गया साहब, परिणाम सबके सामने है, असर क्या होगा? क्योंकि मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि साहब साबित कर देगी क्या बीजेपी की कांग्रेस महिला विरोधी है? भले ही 2023 में जब अधिनियम आया तो पूरा विपक्ष ने खड़े होकर एक सुर में इसका समर्थन किया, इस बिल को, इस अधिनियम को पारित किया था। चलिए डॉक्टर साहब, मैं पहले ही अपने ओपनिंग रिमार्क में कह चुका हूं, जब आपको मालूम है नंबर गेम में आप हार रहे हैं, उसके बावजूद ऑल ऑफ सडन एकदम से दो बिल को एक और बिल के साथ क्लब करके लाना, ये बीजेपी की कहीं न कहीं से स्ट्रेटजी थी। मैंने ये पहले ही कहा, और उसमें कहा भी डिलिमिटेशन के बिल के साथ क्लब करना, तो वो इसलिए अब जो महिला आरक्षण बिल है वो तो 2023 में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, उसमें तो कोई विरोध का सवाल ही नहीं था। जब पारित हो चुका बिल है, उसको अगर आपको लागू करना है तो सिर्फ उसी पे बात होती, लेकिन क्लब कर दिया गया डिलिमिटेशन से। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी थी कि हम, मतलब जो जिसको कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली बात है। और हमने बिल लाया भी, हम महिलाओं को आरक्षण देना भी चाहते हैं और हम सीटें भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ठीकरा किस पर फोड़ा जा रहा है? विपक्ष पर। और देखिए विपक्ष इस ट्रैप में आया भी, विपक्ष ने अपनी तो रणनीति के तहत इस बिल को गिरा जरूर दिया, लेकिन वो ट्रैप में, बीजेपी के ट्रैप में आया जरूर, क्योंकि आप बहुत बारीकी से नजर डालेंगे तो जो जो लोकसभा की जो वो या विधानसभा की जो मतदान की जो आप गणना करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि महिला मतदाता जो है वो पुरुष मतदाता की तुलना में ज्यादा सामने में आती है और उनका मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है, और महिला ही जो है सत्ता की चाबी आजकल सौंप रही है। छत्तीसगढ़ में महिला मतदाता की संख्या ही ज्यादा है, तो मतदान प्रतिशत छोड़ दीजिए, हम मतदाता की संख्या ज्यादा पुरुषों की तुलना में। तो इसलिए अभी आने वाले चुनाव के मद्देनजर, अभी 5 राज्यों में चुनाव तो है, उसके अलावा भी जो आने वाले चुनाव है उसको दृष्टिगत रखते हुए अब जो है वो पहले जो है जो दलित, पिछड़ा और गरीब और ये सब माना जाता था, उसके अलावा आप देखिए कि जो अब जो स्ट्रेटजी है वो चेंज होते जा रही है। अब उसकी जगह आ गया, बीच में ओबीसी आ गया था, फिर अति पिछड़ा आ गया था, अब आ गया महिला। अब महिला वोट बैंक जो है सबसे पावरफुल वोट बैंक है, और महिला वोट बैंक पे सबकी नजर है, खास करके बीजेपी की भी, एनडीए की भी, और इसी स्ट्रेटजी के तहत ये बिल लाया गया।
अदरवाइज आप मान के चलिए, जब मुझे मालूम है, मैं एक छोटा बच्चा भी हूं, मुझे मालूम है 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 6 नहीं होते, तो मैं 2 और 2 6 करने की कोशिश कभी नहीं करता। अगर मैं 2 और 2 6 करने की कोशिश कर रहा हूं तो इसके पीछे कहीं न कहीं मेरी रणनीति है, और रणनीति साफ है। मुझे अपने उद्देश्य की प्राप्ति चाहिए, और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो ये पूरा का पूरा ठीकरा जो है अब जाएगा विपक्ष ठीक के है साथ। अजय जी, आप जवाब दीजिएगा, आपके जो भी नोट्स हो, जो भी बातें हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर केंद्र सरकार किसी भी मंशा से, नियत से कोई बिल लेके आती है, संविधान संशोधन लेके आती है, तो साहब अंततः जनता को निर्णय देना है ना। मत पेटी में, ईवीएम में जनता ही वोट करेगी। कांग्रेस पार्टी मैदान में आके जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पाती कि सदन में संख्या बल के आधार पर इस संशोधन को गिरा दिया गया? देखिए, महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो सत्ता पक्ष विपक्ष पूरा कंधे से कंधा मिला के एक सही तथ्य तक चर्चा हो, परिणाम तक पहुंचे और आखिर में निर्णय लिया जाए। ये हमने पहले भी देखा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार लोकतंत्र के मंदिर संसद में तानाशाही टाइप का रवैया अपना रही है। हमने देखा कि कोविड काल में किस प्रकार से विपक्ष के सांसदों को निलंबित करके जानबूझकर जो है 17 से अधिक श्रमिक कानून में परिवर्तन किया गया। आज भी हम जो वेदांता का केस देख रहे हैं जिसमें 20 से बेचारे अधिक मजदूर मारे गए, उसमें कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो बेसिक 17 के श्रम कानून थे आज भी हमारे प्रतिनिधि थे, जो बेलेबल जो धाराओं में जो खाना पूर्ति की जा रही है, किसी पे कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम जो बीएनएस की धारा चाह रहे हैं जिसमें 10 साल की कार्रवाई का प्रावधान है, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, इकलौती कृषि के काले कानून भी ऐसे लागू किए गए जो विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया। पूरे देश के 800 से अधिक बेचारे किसान मारे गए, तब लौटाया गया। 2017 में गब्बर सिंह ऐसी लागू की गई। मैं लगातार जो बड़े बड़े देश विरोधी निर्णय है या लोकतंत्र के खिलाफ के निर्णय है, ये लोकतंत्र के मंदिर में तानाशाही करके लागू करते हैं। 2017 से 2025 तक 8 सदस्य गलती स्वीकार करते हैं। हम गब्बर सिंह करोड़ रुपए टैक्स की वसूल करने के बाद वापिस करते हैं। अजय जी, मेरा सवाल वही है कि जनता की कसौटी पे आप कहां पीछे हो जाते हैं? आप कह रहे हैं कि 2017 में ये हुआ, 16 में हो, लेकिन उसके बाद 2019 का चुनाव, 2024 का चुनाव, मैं केवल लोकसभा की बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, मैं सवाल के साथ आ रहा हूं। मैं जब जनता की कसौटी की बारी आती है तब कांग्रेस वो स्ट्रेटजी जो सदन में दिखाई पड़ता है उस सड़क पे क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? देखिए, महत्वपूर्ण है कि अभी भी अगर आप कंपेरिजन करेंगे 2024 में केंद्र की मोदी सरकार बैसाखी की सरकार चला रही है, नीतीश नायडू के समर्थन में सरकार चल रही है। जिस दिन नीतीश नायडू बैक होंगे आपकी सरकार गिर जाएगी। देश के पहले बजट में हमने देखा कि आंध्र प्रदेश और उनके दोनों के लिए स्पेशल पैकेज घोषित किया गया। मतलब देश के बजट का प्रयोग अपनी सत्ता को बचाने के लिए किया गया है। मैं अनिल जी से सवाल लेता हूं। अनिल जी, आपको लगता है अजय जी जो कह रहे हैं कि जिस दिन नीतीश नायडू बैक होंगे उस दिन सरकार गिर जाएगी? अबे राज्य का मुख्यमंत्री से हटा के राज्यसभा भेज दिया गया तो आदमी बैक नहीं हो पा रहे, ऐसे में कैसे? का दुरुपयोग हो रहा है, सरकार बनाएगी बहुत अच्छा। देखिए, जो बैसाखी की सरकार जो है वो सबने देखा है। यूपीए की सरकार कैसे चली, किस पार्टी के दम पे चली, कैसे चली, सबको मालूम है। सब जो देखिए, जो अगर सरकार चल रही है, सरकार में भागीदार है, तो समझौते और समझौते के साथ साथ हित भी बराबर का मान पड़ता है। तो ब्लैकमेलिंग तो यूपीए की सरकार में नहीं हुई। हंसने से क्या मंत्री कौन होता था, कहाँ से होता था? ठीक है, आज जो ये प्रस्ताव गिरा उसका आगामी दिनों पे असर क्या होगा? 5 राज्य में चुनाव चल रहे, आने वाले समय में चुनाव होना, 29 में चुनाव होना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे हिंदी भाषी राज्यों में 28 में चुनाव होना, यूपी में 27 में चुनाव होना है। क्या असर इसका होगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये महिलाओं को साधने की ही कोशिश थी और महिला को साधने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही। देखिए, अगर 2023 में जिन सभी पार्टियों के लिए ये बिल ग्राह्य था, महिला आरक्षण बिल ग्राह्य था, वो सिर्फ डिलिमिटेशन के नाम पे अगर उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी थी जिसमें फंसा दिया गया था, जिसको कहते हैं ना गले उगला जाए ना निगला जाए वाली स्थिति में लाकर बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्ष के सामने में रखा था। और अपनी स्ट्रेटजी में वो कहीं ना कहीं सफल होती दिखती है, क्योंकि अगर आपके पास नंबर नहीं है और आप बिल सामने में रख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको एक ट्रैप रख रहे हैं। ट्रैप में आपको जो पूरा अपोजिशन आ रहा है, क्योंकि महिलाओं को साधने की ही बात है और महिला इस मामले में जो है अपना संक्षेप में जवाब दीजिएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं अजय जी, ये कांग्रेस पार्टी जब भी देश हित में निर्णय हुए हैं तब कांग्रेस ने विरोध किया है। ट्रिपल तलाक हम लाए,
उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। 370 हम हटाए, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। जीएसटी जो खुद कांग्रेस पार्टी लानी चाहिए वो हम लाए, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिला, ठीक, उसका विरोध वासु जी, कांग्रेस मुझे पार्टी ने समाप्त किया। करना, वासु जी, राम मंदिर हमने बनाया, वासु जी, उसका मुझे विरोध समाप्त, कांग्रेस ठीक पार्टी ने है, किया। ठीक है। हर देश हित के निर्णय में वासु- कांग्रेस पार्टी ने विरोध करती है। ठीक है, वासु, मुझे इसलिए समाप्त जनता करना। को विपक्ष में बैठाई है, ठीक है, क्योंकि देश ठीक के है, साथ मुझे- कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी है। ठीक, क्यों लौटा गब्बर सिंह तक? अरे गब्बर सिंह का काम लाने वाले थे भैया। मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ठीक है, आप ठीक है, अजय जी मुझे समाप्त करना है वो। ठीक है अजय जी, ठीक है, मुझे आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि जिस तरह से आज सदन में तस्वीरें दिखाई पड़ी, इसका आने वाले समय में राजनीतिक गलियारों में व्यापक असर देखने को मिलेगा। किसके पक्ष में किसके विपक्ष में जनता जनार्दन तय करेगी। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।